क्यों नहीं बन रहा है विनोबा भावे? वही तो मांग आज मैंने किया। हाँ हाँ। और वही तो मांग किया मैंने, आज तो शुरुआत मैंने किया। किसी को कोई सोचेगा, कोई मांग करेगा सर से। हाँ। संजय मेहता आपको जानकारी नहीं है, संजय मेहता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पहले रहे। अच्छा, कई लोग क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं पता है किसी को? उसकी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी हाँ। परिषद मारखाम कॉलेज से हुई है। अच्छा, लीजिए नया चीज निकला। अब आप देख रहे हैं कि कौन से जेबी केसेस की बात आप कर रहे हैं। लगता चर्चा है विषय पूरा फॉलो कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस जैसी पार्टी का ये हाल है तो आप सोच लीजिए कि उसके बाद इस देश में हजारों राजनीतिक दल जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, कई लोग आए, कई लोग आए, कई लोग गए। देखते हैं मतलब हजारीबाग का विकास, क्योंकि 10 साल 15 साल की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? पार्टी को कोई भी पार्टी, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कभी कोई नुकसान नहीं कर सकती है। सुबह सुबह साइकिल से घर घर में दूध पहुंचाता था। क्या बात कर रहे हैं? और सदस्यता अभियान चला रहे थे और वंदे मातरम भारत माता की जय का नारा क्लास में लगा रहे थे। तो मुझे तो हर दौर में नए नए राजनीतिक दलों का पदार्पण होता है। कभी कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन तो मतलब 10th 11th के बाद ही आप जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आ गए? जी 2007 में रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष सभी अखाड़े के लोगों ने मिल करके मुझे बनाया। अच्छा। यूथ एंगेस्ट करप्शन का, जब केंद्र के यूपीए सरकार के घोटालों के विरोध में एक मंच बना था, यूथ एंगेस्ट करप्शन। हाँ, रोल रहता है पार्टी में, क्या रोल रहता है और आम पब्लिक के बीच में क्या रोल रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में थाना आई ऐसा कुछ नहीं, वैसा आंदोलन हुआ था 2-3 बार। जैसे एक फायर देख रहे हैं कि जेबी केसेस, JLKM, जयराम महतो, युवा नेता जो हैं वो छात्र राजनीति से आए, जिस तरह से आंसू आए थे और फिर रोड के चारों तरफ किसी को एंट्री हम लोग नहीं होने दिया। लास्ट में मतलब पुलिस को जो है लाठीचार्ज करना पड़ा, इतना ज़्यादा। काफ़ी दिनों सक्रिय हैं। अभी करंट में क्या चल रहा है माहौल, क्योंकि अब चुनावी माहौल भी है, कई लोग जो हैं हम लोग देख रहे हैं कि हज़ारीबाग में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं हर पार्टी से। आप लोग का क्या स्टैंड रहता है? ओबीसी मोर्चा क्या रोल रहता है इन जोहार हज़ारीबाग? मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ अमरदीप यादव जी हैं, जो आप डॉक्टर बन गए हैं PhD करने के बाद, और ये हज़ारीबाग में ABVP के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे, उसके बाद भाजपा के भी कार्यकर्ता रहे। यही यूनिवर्सिटी विनोबा भावे से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है। आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि चुनाव का भी माहौल है और इन सब चीज़ों से हम लोग जान रहे हैं कौन जो है राजनीति में सक्रिय हैं बहुत पहले से। बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप जी हमारे चैनल में जोहार हज़ारीबाग। आप सभी को जोहार। अमरदीप जी, ये बताइए आपने कैसे स्टार्ट की अपनी राजनीति, कब शुरू हुआ, पढ़ाई कहाँ से आपने शुरू की? मैं 1998 में मैट्रिक पास करने के बाद संत कोलंबस कॉलेज में मेरा नामांकन हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चल रहा था। मैं सुबह सुबह साइकिल से घर घर में दूध पहुंचाता था। क्या बात कर रहे हैं? और मैं जिनके घर पर दूध पहुंचाता था, श्री प्रबल प्रताप सिन्हा जी। अच्छा। तो वो मुझसे पूछे कि आप पढ़ाई करते हो? मैंने कहा हाँ पढ़ाई करते हैं। तो बोले कहाँ पढ़ते हैं? तो मैंने कहा संत कोलंबस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। और फिर उन्होंने एक डेट बताया कि अगस्त महीने में सदस्यता अभियान चलेगा, आप उसमें आइएगा। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब वो लोग टोली में घूम मतलब करके, मैट्रिक के बाद ही ये हो गया था? टोली में घूम करके संत कोलंबस कॉलेज में सदस्यता अभियान चला रहे थे और वंदे मातरम भारत माता की जय का नारा क्लास में लगा रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा। और प्रबल प्रताप सिन्हा जी ने मुझे नमस्कार किया। मुझे लगा कि मैं इनके घर पर दूध पहुंचाता हूं, ये मुझे नमस्कार कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा एक उत्साह लगा। अच्छा। फिर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में बताया और मैं उसी दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, तो मतलब 10th 11th के बाद ही आप जी 10th अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आ गए? जी। और उसके 1 महीना के बाद वहाँ कॉलेज कमेटी का गठन हुआ, जिसमें मुझे कॉलेज कार्य समिति सदस्य का दायित्व दिया गया। ये कोलंबस में आप? जी, कोलंबस में आप मतलब स्टार्टिंग में 11th क्लास से जी कार्य समिति बन गए? जी। जल्द बात है लगभग अक्टूबर-नवंबर की। अच्छा, 1998 की। जी। तो 1 साल तो ज़्यादा हमारी सक्रियता वैसी थी नहीं। लेकिन कभी कभी कॉलेज में कार्यक्रम होता था। तो उसमें हर एक कार्यक्रमों में मेरी उपस्थिति रहती थी। चाहे कॉलेज में बैठक हो, चाहे कोई भी प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम हो, स्वामी विवेकानंद जी का जयंती हो, सभी कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति रहती थी। मतलब अपने स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर हो गए हैं आप धीरे धीरे? संगठन के अंदर सक्रियता देख करके फिर अगले साल 1999 में कॉलेज मंत्री का दायित्व मुझे दिया गया। अच्छा। और उसके बाद से कॉलेज के काम में सक्रिय हो गया, कॉलेज की जिम्मेदारी हो गई, पढ़ाई करते करते के साथ, ट्यूशन करते के साथ, और घर का काम जैसे
दूध पहुंचाना और मतलब बिजनेस आपका वही था, दूध वाला पूरा? जी, दूध का बिजनेस था। और उसके बाद जिन होटलों में हम दूध पहुंचाते थे, शाम को वहाँ से पैसा कलेक्शन करने जाते थे। तो परवल जी के जो बड़े भाई थे गणेश शंकर जी, उनका किताब का दुकान था, तो मैं अक्सर वहाँ समय बिताता था। अच्छा। वो हेड पोस्ट ऑफिस चौक पर उनका किताब का दुकान था, तो मैगजीन पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था। इस तरीके से फिर हमारी छात्र राजनीति जीवन की शुरुआत हुई। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन फिर कहाँ से किया? संत कोलंबस कॉलेज से ही किस ग्रेजुएशन। सब्जेक्ट में किया आपने ग्रेजुएशन? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से। उसके बाद फिर उस टाइम में भी आप जुड़े रहे एबीवीपी से लगातार 3 साल? शैक्षणिक काम भी, घरेलू काम भी। अच्छा, वो करते रहे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैठकों में जाना, कार्यक्रम में जाना, चाहे रचनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे आंदोलनात्मक कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में मेरी ये पूरा टाइम चला आपका। फिर ग्रेजुएशन के बाद आप कहाँ गए, मतलब एमए करने के लिए कहाँ गए? नहीं, ग्रेजुएशन के बाद एमए करने के लिए यहाँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आया मैं। इकोनॉमिक्स से ही किया? इकोनॉमिक्स से मैंने किया। अच्छा, और उसके बाद फिर पीएचडी? नहीं, उसके बाद फिर लगातार संगठन का काम में मैं रहा। पढ़ाई फिर बीच में ड्रॉप कर दिया आपने? बीच में मैंने धनबाद लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था। अच्छा। फिर पूरी नहीं कर पाया मैं उसका। और फिर इग्नू से जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा था, लेकिन चूंकि हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज में जो इग्नू का सेंटर था, हाँ। लेकिन उसका जो क्लास चलता था वो मारवाड़ी कॉलेज बॉयज़ रांची में चलता था। अच्छा। तो उसमें मुझे थोड़ी कठिनाई होती थी, तो एडमिशन लेने के बाद में उसको बीच में मैं ड्रॉप कर गया। और लेकिन फिर बीच में संगठन का आंदोलन चला काफ़ी। फिर 2007 में रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष सभी अखाड़े के लोगों ने मिल करके मुझे बनाया। अच्छा, तो 2007 में आप अध्यक्ष बन गए थे? जी। रामनवमी महासमिति के? जी। और उस टाइम एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे आप? हाँ, विश्वविद्यालय का मैं प्रमुख था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का प्रमुख का दायित्व था। तो उस टाइम मतलब पूरा यंग जोश में एकदम होंगे, क्योंकि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल एकदम था। जी, वो तो हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे पिताजी, मेरे बड़े भाई और हमारे मोहल्ले सोलम जितने सारे लोग हैं सब क्लब उठाते थे, धर्मवीर क्लब। और सभी उस परंपरा से, उस हजारीबाग के रामनवमी का पहचान से सब लोग जुड़े रहे। तो 2007 मतलब 17 साल लगभग हो गया आपको, मतलब 10 साल 17 4 21 साल हो गया आपको रहे हुए। क्या है 21 साल? मतलब रामनवमी का अध्यक्ष बने हुए, है ना? कितना हुआ? 17 साल? 17 साल हो गया। 17 साल। और अभी में बहुत बदलाव आया है। तो अभी आप रामनवमी का अध्यक्ष लोग से मिलते हैं या जो रहते हैं मिलते हैं, तो उसमें क्या रहा, मतलब अभी क्या रहता है? उसके बाद से एक परिवर्तन हुआ कि उसके पहले कुछ एक 40 प्लस के लोग, 45 से उम्र के अधिक लोग बनते थे। अच्छा। 2007 के बाद एक चेंज आ गया, बदलाव आया, युवा लोग आने लगे, छात्र नेता लोग, युवा लोग, सभी लोग अच्छा, रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी दावेदारी करने पर विचार करने लगे, प्रयास करने लगे। और कई लोग सफल हुए। अच्छा। सभी लोग हमारे छोटे भाई ही हैं, सभी लोग सफल हुए। सबको मैं अध्यक्ष बनने के बाद मैं सहयोग करता हूँ। तो इस बीच जब 2007 में आप अध्यक्ष बने, क्या उसके बाद ही आपकी पॉलिटिकल एंट्री हो गई भाजपा में और सक्रिय हो गए चुनावी रणनीति में? क्योंकि उसके बाद 2009 का चुनाव आया, 14 का चुनाव आया और 19 का चुनाव आया। तो इन तीनों चुनावों में भी क्या आप सक्रिय रहे, कैसे रहे? देखिए, 1999 में जसवंत सिन्हा जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय तत्कालिक भाजपा के जो जिला अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे हजारीबाग के बूथ में बैठाया था। अच्छा। तो चूँकि छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी में हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दायित्व निभा नहीं सकते थे। लेकिन चुनाव में थोड़ा सक्रियता रहती थी हमारी। और इस प्रकार से जो भी लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो जो भी प्रत्याशी रहते थे तो विचारधारा मिलती थी। तो और एक हम लोग चूँकि अनुसांगिक संगठन के लोग रहे, तो हम लोग लगातार चुनाव में समान विचारधारा के प्रत्याशियों को हम लोग मदद करते थे। अच्छा। बढ़ चढ़ के मदद करते थे। तो उस चुनाव के बाद फिर आप फुल फ्लेजेड कब आए भाजपा में? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दायित्व के बाद गौ रक्षा समिति का दायित्व मिला। उसके बाद यूथ अगेंस्ट करप्शन का, जब केंद्र के यूपीए सरकार के घोटालों के विरोध में एक मंच बना था, यूथ अगेंस्ट करप्शन, उसके प्रांत संयोजक का दायित्व मुझे दिया गया। उस पर लगातार मैंने आंदोलन किया। और उसके बाद फिर 2013 में भारतीय जनता पार्टी का विधिवत रूप से सदस्यता लिया आपने? सदस्यता ले करके और उसके बाद पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया। तो फिर उसके बाद अभी आप ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं यहाँ पे झारखंड के? उसके बाद कोडरमा जिला का सदस्यता प्रभारी रहा। फिर बिहार में 7 महीने में पूर्णकालिक रहा। 2015 का विधानसभा चुनाव में आरा जिला में मैं विस्तारक था वहाँ। और फिर लौटने के क्रम में
युवा मोर्चा का काम मिला। अच्छा। उसके फिर मथुरा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर थे तो मथुरा के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया। युवा मोर्चा कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते के साथ फिर पार्टी ने मुझे 2016 में तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष जो इस दुनिया में अभी नहीं है, मैं उनका काफ़ी अभी श्रद्धांजलि पूर्वक उनका नाम लेता हूँ, श्री लक्ष्मण गिलुआ जी, जो चाईबासा के सांसद थे। अच्छा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जब अपनी कार्य समिति का विस्तार किया तो उन्होंने मुझे पिछड़ा जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया। 16 से? जी 16 से अभी तक आप हैं वो? जी 16 से अभी तक। इन 8 सालों में क्या काम रहता है? हम लोग जानना चाहते हैं कि जो आप बनते हैं ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष बनते हैं उनका क्या रोल रहता है, पार्टी में क्या रोल रहता है और आम पब्लिक के बीच में क्या रोल रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चा है, वर्ग आधारित, जाति आधारित और धर्म आधारित ये मोर्चा है। तो वर्ग आधारित है युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा। ठीक है। जाति आधारित है पिछड़ा जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। और धर्म आधारित है कि अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक समुदाय के चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे पंजाबी हो, और जो भी है सभी लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। मोर्चा का काम है कि केंद्र की जो योजना है, हाँ, उस वर्ग के से संबंधित, उस समाज जाति से संबंधित जो भी योजना है उसको समाज में बैठ करके उस वर्ग के बीच में जा करके उसकी योजना के बारे में जानकारी देना, उनसे जोड़ना, उनको लाभान्वित करना। अच्छा। ये सारी चीज़ों को मतलब ये आप लोग का रोल रहता है कि आपके अगर ओबीसी बने हैं तो ओबीसी लोग को जो है इसका लाभ मिलना चाहिए, अगर उनके लिए कोई योजना है तो उनका लाभ मिलना चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में सरकार क्या सोच रही है। जैसे रघुवर दास जी ने वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का उन्होंने गठन किया था। फिर पिछड़ा जाति समाज का जो 27% का आरक्षण मिले उसके लिए उन्होंने सर्वे शुरू किया था कि सर्वे आरक्षण का दायरा हम बढ़ाएंगे, और उसका सर्वे शुरू किया गया। जनसंख्या के आधार पर हम उसका आरक्षण देंगे। अच्छा। अब वर्तमान सरकार में आते के साथ उस सर्वे को बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी जी सरकार ने पिछड़ा आयोग NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो संवैधानिक दर्जा दिया। हाँ। और अब वो है, उनको कोर्ट लगाने के पावर आ गया। अब पिछड़ा जाति समाज का देश भर में कहीं भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी किसी समानालय या किसी भी विभाग में नौकरियों में किसी प्रकार का अगर पक्षपात उनके साथ होता है तो उनकी सुनवाई NCBC कोर्ट में दिल्ली में होती है। और चाहे आप देख लीजिए PM विश्वकर्मा के तहत 3 लाख तक का लोन का विषय हो, चाहे आज़ादी के बाद पहली बार 27 OBC नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का जो बात हो, ये पिछले वर्ष सरकार में, इस बार भी अधिक से अधिक पिछड़ा जाति समाज के जो सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो जो इस देश में वर्षों से जो पिछड़े हैं, दलित है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनको उसका अधिकार मिले, उसको उसका हक मिले और विकास की किरणें उनके घर के दरवाजे तक पहुँचे। इसके लिए मतलब आप लोग प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे शौचालय, घर घर शौचालय का विषय हो, जो इन सारे विषयों को हम लोग समाज के बीच में लेकर के जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी विनोबा भावे में एक बार छात्र राजनीति में आपको काफ़ी एक्टिव देखा था, उसमें क्या रोल रहा था आपका ABVP के कार्यकर्ता को लेके, या फिर ऐसा? देखिए, संत कोलंबस कॉलेज में जब कॉलेज मंत्री में था तो हम लोग धरना दिए थे। सबसे पहले आप देखे होंगे कि अभी भी काउंटर नंबर 6 के बगल में पेयजल की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर आप देखने को नल की व्यवस्था की गई। तो हम लोग लगातार 2 दिन तक धरना दिया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले। और उस समय अजराय हंस जी प्रिंसिपल थे, तो अजराय हंस जी ने इस विषय को समझा और उन्होंने कहा था अगले 3 महीने में हम यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था करेंगे। आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी की तरफ शौचालय बना हुआ है, तो सारे विषय को हम लोगों ने डिमांड रखा था शुरुआती दौर में, तो काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ था। विद्यार्थियों के बीच में एक जागरूकता आई थी, क्योंकि क्या है कि संयुक्त बिहार होने के बावजूद भी, संत कोलंबस कॉलेज एक लगभग 100 वर्ष पुराना कॉलेज होने के बावजूद भी वहाँ के जो विद्यार्थियों के बीच में राजनीतिक जागरूकता और उसके अधिकार और उसके हक क्या हैं और किन विषयों पर प्रचार से मिलना चाहिए, इस सारे विषयों पर उनका बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थे। कुछ लोग गाँव से आते थे तो कुछ लोग डरते थे। फिर हमने कैंपेनिंग करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, कॉलेज कैंपस में समय देना शुरू किया, लोग आने लगे। तो किसी को फीस माफ़ कराना था, किसी को किसी प्रोफेसर से नोट से दिलवाना था, किसी का किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं कोई विद्यार्थी तो उसको मतलब कम पैसा में वो लोग चाहते थे कि हम पढ़े, हमारे पास पैसा है नहीं। मतलब कुछ भी ऐसा काम रहा आप लोग जाते थे, ऐसा नेता बन के वहाँ जाते थे? हाँ, हम लोग। तो आप लोग क्या करते थे वहाँ? लड़ाई झगड़ा करते थे, तोड़ फोड़ करते थे, कैसे बात करते थे? नहीं, लड़ाई झगड़ा के बात नहीं, जो जेन्युइन विषय था हम लोग कहते थे। किसी विषय का मान लिया किसी
विद्यार्थी का कहना था कि हमारे पास नोट्स नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें। उस समय बहुत ज़्यादा प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलते थे, बहुत ज़्यादा यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर नहीं था। तो जो विद्यार्थी आते थे उनको पता नहीं होता था कि हाँ भाई कौन से टीचर जो है इस सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट है। तो जो भी जिनके पास वो जाते थे, तो अगर वो घर में ट्यूशन पढ़ाते थे तो हम लोग कहते थे कि सर गरीब लड़का है, पैसा मत लीजिएगा। तो इस तरीके के सैकड़ों विद्यार्थियों को हमने कि हर एक कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर होते थे एक साथ 25, 30, 40 लोगों को पढ़ाते थे एक बैच में। हम कहते थे 2 लड़का को जो है विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आप इसको पढ़ा दीजिए, तो भाई आगे कल कुछ नौकरी करेगा, कुछ अच्छा बनेगा तो आपका नाम लेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके का हम लोगों ने मदद किया। मतलब छात्र से जुड़े सारे काम में आप लोग इन्वॉल्व रहते थे? हाँ, हम लोग इन्वॉल्व रहते थे। तो उस टाइम में कैसा था? अपोजिशन में भी तो कोई होगा नेता लोग, तो आपस में कभी ऐसा हुआ है कि जो NSUI का या फिर SFI का या फिर ऐसा विंग से कभी झगड़ा हो गया, थाना पुलिस हो गया, केस, ऐसा कभी हुआ आपके लाइफ में? नहीं, सबका तो अलग अलग कार्यक्रम चलता था। छात्र संघ था उस समय चलता था। उस समय आंसू शुरुआती दौर में आंसू का शुरुआत हुआ था। NSY के लोग थे, सबका अपना अपना कार्यक्रम चलता था, जिसकी जैसी सक्रियता उसका उसका जनाधार बढ़ता था। ठीक, ऐसा कभी झगड़ा वगड़ा बीच में कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है? पुलिस आई कॉलेज में, थाना आई, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा आंदोलन हुआ था 2-3 बार। जैसे एक फायर ब्रिगेड के जो गाड़ी होती है उसका जो ड्राइवर उसका बेटा का अपहरण हो गया था। अच्छा। तो उसके माँ पिताजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय आए थे। तो हम लोग उसके बच्चे को छुड़ाने के लिए हम लोग थाना गए थे। और उस समय अभी जो वर्तमान के जो DGP हैं अनुराग गुप्ता सर, अच्छा। तो उस समय SP हुआ करते थे। नरेश शर्मा थाना प्रभारी सदर के थे। हम लोग जाके ज्ञापन दिए कि तो उन लोग शुरुआती दौर में वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिए नहीं, उनको लगा कि यह कुछ अफेयर ये सब का मामला होगा। अच्छा। लेकिन बाद में फिर बिहार शरीफ में बालू घाट पर उसका लाश मिला उस छात्र का। उसके बाद हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, ऐतिहासिक अब तक, मतलब एकदम बिल्कुल मांडू से लेकर के इधर बरही तक पूरा सड़क जाम था। सन कॉलेज कॉलेज के गेट के सामने हम लोग धरना पर बैठे और हम लोग ट्रेलर लगा दिए रोड के चारों तरफ। किसी को एंट्री हम लोग नहीं होने दिया। लास्ट में मतलब पुलिस को जो है लाठीचार्ज करना पड़ा, इतना ज़्यादा जाम हो गया था। और फिर सभी जो हत्यारे लोग हैं सभी गिरफ्तार हुए। कई ऐसे आंदोलन हुए जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत धमाकेदार उपस्थिति दर्ज की। और भाजपा में भी तो अभी आपको देखा, रांची में भी बहुत आंदोलन में गए जहाँ पे लाठी खाई। वो 2021 में एक विषय आया था कि हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा के अंदर नमाज कक्ष का आवंटन कर दिया था। तो ये जब एक तरफ आप कहते हैं कि आप सेकुलर देश में रहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम सभी को समान नज़र से देखते हैं, तो स्पेशल किसी एक धर्म के लिए आप नमाज का आवंटन कैसे कर सकते हैं? एक बहुसंख्यक समुदाय के बीच में एक काफ़ी ये रोष का विषय हुआ। उनको लगा कि सरकार जो है मेरे साथ पक्षपात कर रही है। और ये सरकार इस तरीके से तुष्टीकरण कर रही है। तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के श्री दीपक प्रकाश जी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 8 सितंबर 2021 को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा। पूरे हर एक राज्य के प्रत्येक जिले प्रखंडों से हजारों लोग आए और हम लोगों ने विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए लाठीचार्ज किया, जिसमें मेरा सर फटा था। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में था। अच्छा, तो अभी ये सब बातें तो आपने बताई, काफ़ी दिनों सक्रिय हैं। अभी करंट में क्या चल रहा है माहौल? क्योंकि अब चुनावी माहौल भी है, कई लोग जो हैं हम लोग देख रहे हैं कि हज़ारीबाग में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं हर पार्टी से। आप लोग का क्या स्टैंड रहता है? OBC मोर्चा क्या रोल रहता है इन चुनाव में? कैसे केंद्र नेतृत्व है डिसाइड करती है कि किसको यहाँ चेहरा बनाया जाए, MLA का या फिर किसी तरह से? देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन है। पिछड़ा जाति मोर्चा के जो काम मुझे मिला है, मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, मैं पूरे प्रदेश का मैं प्रवास करता हूँ, हर जगह कमेटी का गठन करता हूँ। लोगों के बीच में जब भी कार्य समिति के माध्यम से पार्टी के विचारधारा को कार्यकर्ताओं को बताता हूँ। मंडल कार्य समिति चाहे जिला कार्य समिति बैठकें होती है, सभी में पार्टी का इतिहास, पार्टी का विचारधारा, पार्टी का नीति, सब विषय को मैं बताता हूँ। और जब भी चुनाव आते हैं तो जिस प्रकार से हम लोग लोगों के बीच में योजनाओं को ले जाते हैं, उनको लाभान्वित करते हैं, तो जो लाभुक होते हैं उनको कहते हैं कि भाई मोदी जी का ये योजना है, मोदी जी के कारण आपके जो है जीवन स्तर में सुधार आया है। और आज इस देश में एक लोगों को में ये एक विश्वास जगा है नेतृत्व के प्रति। दुनिया विश्व गुरु भारत बनने के कगार पर है। हम लोग जो है दुनिया के तीसरी इकनॉमी बनना चाहते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए। अभी लोकसभा चुनाव में भी लगातार 2-3 महीना मेरा प्रवास रहा। तो जब भी चुनाव आते हैं तो मतदाताओं के बीच में पार्टी के
योजनाओं का, कार्यक्रमों का, नीतियों का, विचारधारा का, इतिहास का विषय को बताने के लिए समाज में, मतदाताओं के बीच में हम लोग जाते हैं। और अभी झारखंड की राजनीति में हम लोग एक देख रहे हैं कि जेबी केसेस, JLKM, जयराम महतो, युवा नेता जो हैं वो छात्र राजनीति से आए, जिस तरह से आंसू आए थे और फिर अब जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। आप भी क्योंकि छात्र राजनीति कर चुके हैं और करते हुए भाजपा में आए हैं, आपको क्या लगता है ये जो नई पार्टी है इसका कितना प्रभाव रहेगा इस बार चुनाव में? क्या प्रभाव देखिए, रहेगा? जब चुनाव होता है, आप तो काफ़ी खुद छात्र नेता रहे हैं, जब चुनाव होता है, चाहे छात्र संघ का चुनाव हो, अभी तक झारखंड अलग होने के बाद विनोबा विश्वविद्यालय में 4 बार छात्र संघ का चुनाव हुआ है। आप जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो हर दौर में नए नए राजनीतिक दलों का पदार्पण होता है। कभी कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा परसेंटेज के अनुसार ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इस स्थिति में क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि कौन से जेबी केसेस की बात आप कर रहे हैं। ये लगता चर्चा है पूरा फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अखबारों में पढ़े हैं हमने, अखबारों में पढ़ा है, चूँकि संजय मेहता जी शुरू से अलग हो गए। हाँ, नहीं, हमसे पहले जुड़े हुए थे वो लोग हम लोग से। हाँ। संजय मेहता आपको जानकारी नहीं है, संजय मेहता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पहले रहे। अच्छा, कई लोग क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं पता है किसी को? उसकी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मारखम कॉलेज से हुई है। अच्छा, लीजिए नया चीज़ निकला ये तो। हाँ, तो इसलिए संजय मेहता हमारा छोटा भाई ये है। कंफर्म आपका है? एकदम कंफर्म बोल रहे हैं? बस संजय मेहता से पूछ लीजिए, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, क्या बात है। इसलिए कोई विषय नहीं है, हाँ, आप उसमें चलता रहता है। चुनाव है, राजनीति है, हर लोगों की अपनी इच्छाएं होती है, तो महत्वाकांक्षी होते हैं। सभी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का लेकर के लोग समाज के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। अच्छा। जनता उसमें से जिसको अच्छा नीति, जिसको अच्छा नेतृत्व उसको समझ में आता है कि इस देश को कौन आगे बढ़ा सकता है, इस राज्य का जिसने हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस राज्य का गठन हुआ, तो जिसने बनाया वही संवारेंगे। हम लोग इसी विषय को लेकर के समाज में जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है ये जयराम महतो कैसे, मतलब इनकी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि छात्र राजनीति को बहुत नज़दीक से देखे हैं ना। भाई, इसका आकलन तो वो खुद करेंगे ना, उसका आकलन हम कैसे जैसे आप लोग क्या लगता है बढ़ेगा नहीं हम लोग बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो आपको कितना वो डेंट करेगा, कितना आपको प्रॉब्लम करेगा? भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पार्टी, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कभी कोई नुकसान नहीं कर सकती है। आज ही भारत के सबसे बड़ा राजनीतिक दल, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। और लगभग आप देख रहे होंगे कि 125 साल हो गया है कांग्रेस का, वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दम भरती है, लेकिन बावजूद इसके अकेले अपने दम पर कभी बहुमत लाने की स्थिति ना किसी राज्य में है उनका, ना इस देश में है। तो जब कांग्रेस जैसी पार्टी का ये हाल है, तो आप सोच लीजिए कि उसके बाद इस देश में हजारों राजनीतिक दल जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, कई लोग आए, कई लोग गए, तो जिसका 1 महीना पहले अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बारे में अभी तुरंत आप हमसे पूछिएगा तो नहीं बता, बहुत जल्दी होगा। सही बात है। अभी उनको एक बार चुनाव लड़ने देते हैं, फिर हम लोग आएंगे बात करने के लिए। लेकिन एक सवाल मेरा रह गया कि ये हज़ारीबाग आप कैसे देखते हैं? मतलब हज़ारीबाग का विकास, क्योंकि 10 साल 15 साल की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? आप कैसे देखते हैं, विजन क्या है आपका? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक समय था कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय यहाँ खुला, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, लोगों के आबादी का घनत्व जो है सो बढ़ा, लोगों की इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी इस क्षेत्र में पूरा मैदान है, अगले 5 साल में घर हो जाएगा। तो जब घर बनेगा तो रास्ते की मांग होगी, पीसीसी पथ बनेगा, फिर काले रोड का मांग होगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की इच्छाएं महत्वाकांक्षी बढ़ती है, उनकी ज़रूरतें बढ़ती है कि विकास की ज़रूरत है। फिर मेडिकल कॉलेज का डिमांड हुआ, मेडिकल कॉलेज बना। फिर आप देख रहे होंगे, एक समय था मेरू BSF का कैंप बना, एक समय CRPF का कैंप बना। हजारीबाग में सेंट कोलम्बस कॉलेज है, लगभग 125 साल पुराना कॉलेज है। तो जितने भी जो सरकारें आती है, जो जनप्रतिनिधि आते हैं, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो वर्तमान में 10 साल से जो श्री मनीष जायसवाल जी विधायक रहे, तो उनके पहले 15 साल तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवदयाल कुशवाहा जी विधायक रहे। तो देवदयाल कुशवाहा जी के बाद जो चीज़ें छूट गई, तो श्री मनीष जायसवाल जी ने उसको
आगे बढ़ाया। अभी मनीष जायसवाल जी अभी सांसद हुए, तो जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो मांग होगी, जैसी ज़रूरतें होगी इस क्षेत्र में, अभी उन्होंने कहा कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस रजरप्पा में मनीष जायसवाल जी ने मांग किया कि रामगढ़ में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का जो है वो स्थापना किया जाए कि उस क्षेत्र जो है कोयला खनिज संपदा कोयला से भरपूर है। और उन्होंने अभी मांग किया कि भाई हजारीबाग से बगोदर का रूट जो है वो 4 लेन किया जाए। तो सभी चीज़ों को जो मांग है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। बराबर है कि दूरदृष्टि होना चाहिए और स्थायी सरकार होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से है। इससे देश में कितना विकास हुआ, चहुमुखी विकास हुआ। आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी, यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ी, और उसके बाद क्या है तो कि यहाँ पे एम्स यहाँ पे बढ़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रहा है विनोबा भावे? वही तो मांग आज मैंने किया। हाँ, हाँ। और वही तो मांग किया मैंने आज, तो शुरुआत मैंने किया। किसी को कोई सोचेगा, कोई मांग करेगा, सरकार को कोई बताएगा कि इस तरीके का चीज़ें आप ये लाइए इस क्षेत्र में, तो विकास होगा। तो या तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, या फिर हजारीबाग में लैंड बैंक है, प्रशासन ने, पूर्व ने, सरकारों ने, चाहे रघुवर दास जी सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार ने लैंड बैंक बना कर रखा है कि कोई बड़े प्रोजेक्ट में उसमें काम करेंगे, तो आप जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ बनाया जाए। तो यही है, हम लोग बात कर रहे थे अमरदीप यादव जी से, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं हजारीबाग में, और काफ़ी दिनों से सक्रिय रहे हैं राजनीति में। जैसा इन्होंने कहा कि 10th क्लास के बाद ही ये एबीवीपी ज्वाइन कर चुके थे और दूध बेचने के लिए गए थे किसी के घर, तो उन्होंने इनको पहचाना और उसके बाद राजनीति में उनको उतार दिया, और तब से आज तक जो है ये राजनीति में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।